Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 22nd January 2026 के द हिंदू के सारे editorials का simplification. So without wasting any time, let's get started. The first editorial we are going to discuss is about governors versus the constitutional crisis. हुआ क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि what happened. तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ने स्टेट असेंबली में गवर्नर्स एड्रेस पढ़ने से मना कर दिया. कह दिया कि स्पीच में मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं और हाउस से वॉकआउट कर गए. फिर क्या हुआ कि केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेनकर ने कैबिनेट अप्रूव स्पीच के कुछ हिस्सों को स्किप कर दिया, अपनी लाइंस ऐड कर दी और सीएम ने पब्लिकली एड्रेस को करेक्ट किया. ऐसे इंसिडेंट ज़्यादातर नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में दिख रहे हैं. तो सवाल ये आता है कि प्रॉब्लम क्या है, वाई इज़ दिस अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का वायलेशन. वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर गवर्नर को एग्जैक्टली वही स्पीच पढ़नी होती है जो इलेक्टेड कैबिनेट अप्रूव करती है. जो स्पीच है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बताती है और गवर्नर का पर्सनल ओपिनियन ये नहीं होता है. तो गवर्नर का रोल क्या है? गवर्नर का रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स एंड नॉट द पॉलिटिकल एक्टर. फॉर्मर प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने क्लियरली कहा था कि गवर्नर सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या होता है, माउथ पीस होता है. व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं और क्या उसमें वो प्रोवाइड करता है वो बताया गया है. सबसे पहले 176 गवर्नर का स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस. 175 गवर्नर का राइट टू एड्रेस यानी कि मैसेज भेजना. 86 प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट को एड्रेस करना और 87 प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस. इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया है विच इज़ आर्टिकल 176 एंड 87 मैंडेटरी हैं, चाहे वो सेरेमोनियल नेचर के ही क्यों ना हो. सो वाई इज़ दिस क्रिटिसाइज? क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? क्योंकि ये प्रैक्टिस ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से आई हुई है. ब्रिटेन में मोनार्क कभी भी अप्रूव स्पीच से डेविएट नहीं करता था. इंडिया में गवर्नर्स जो हैं गवर्नर्स एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए. इसका रिजल्ट क्या है? सेंटर स्टेट फ्रिक्शन, फेडरलिज्म वीक हो जाता है और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन हो जाती है. सो देयर इज़ अ डिमांड फॉर रिफॉर्म. तमिलनाडु सीएम M.K. स्टैलिन ने सजेस्ट किया कि गवर्नर्स एड्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया जाए. सपोर्ट भी आया, हिस्टोरिकल सपोर्ट आया मिस्टर आर वेंकट रमन 1990s से. उन्होंने इससे कहा कि ब्रिटिश, इसे क्या कहा था? ब्रिटिश अनार्कियोइज्म एंड मीनिंगलेस फॉर्मेलिटी. यही हमारा आज का एडिटोरियल का हेडिंग भी है. सो वाई रिमूविंग इट वोंट हार्म डेमोक्रेसी. अगर आर्टिकल 176 और 87 को हटा दिया जाए तो गवर्नर प्रेसिडेंट अभी भी एड्रेस कर सकते हैं 175 और 86 के अंडर. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकती है. ओपन डिबेट हो सकता है. सेरेमोनियल फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा. सो डेमोक्रेसी चलेगी और ड्रामा नहीं चलेगा. व्हाट इज़ द कोर इशू? कोर इशू यही है कि गवर्नर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से आगे बढ़ रहे हैं और एक सेरेमोनियल पोस्ट को पॉलिटिकल वेपन बना रहे हैं. सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले आएगा कि दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस. गवर्नर को कैबिनेट अप्रूव स्पीच वर्बैटिम पढ़नी चाहिए, पर्सनल व्यूज से दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा क्लैरिफाई द गवर्नर्स रोल. क्लियरली रिपीट किया जाए कि गवर्नर जो है वो पैरेलल पावर सेंटर नहीं है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करें. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि इसको आर्टिकल 176 और 87 को रिमूव करना. सिर्फ डिस्क्रिशनरी एड्रेस पावर रिटेन करना नहीं होना चाहिए. देन विल टॉक अबाउट द जुडिशियल गाइडेंस. सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स के कॉन्डक्ट पर क्लियर लिमिट्स ले डाउन करें. फेडरल बैलेंस प्रोटेक्ट करें. एंड लास्टली स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सेंटर को अवॉइड करना चाहिए क्या? गवर्नर्स को पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज़ करना. और गवर्नर्स का रोल क्या होना चाहिए? न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिजेस एंड नॉट कॉन्फ्रंटेशनल एक्टर्स. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एकदम सिंपल और क्लियर है कि जब एक सेरेमोनियल रोल को पॉलिटिसाइज किया जाता है तो उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है. या तो गवर्नर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस फॉलो करें या फिर ये कन्वेंशन ही ख़त्म करनी पड़ेगी हम लोगों को. नेक्स्ट एडिटोरियल वेरी इंपॉर्टेंट दैट टॉक्स अबाउट द जुडिशियल रिमूवल, टफ लॉ, वन बिग लूप होल. देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. 107 लोकसभा एमपीज़ जो इंडिया ब्लॉक के हैं उन्होंने जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ रिमूवल मोशन मूव किया है. मोशन 9 दिसंबर 2025 को स्पीकर ओम बिरला को सबमिट हुआ. एलिगेशंस क्या थे? एलिगेशंस थे कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स का वायलेशन हुआ है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में बायसनेस देखने को मिला है. डिबेट का कोर पॉइंट यही है कि प्रोसेस इतना टफ है कि अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिकली ब्लॉक हो सकती है. नाउ व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? हमारा संविधान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन जजेस के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं करता बल्कि रिमूवल बोलता है. क्या बोलता है? रिमूवल बोलता है और इम्पीचमेंट नहीं बोलता. अगर हम जजेस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जज, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4
124 क्लॉज 5 हाईकोर्ट जज के लिए ये आर्टिकल्स दिए हैं और प्रेसिडेंट के लिए 61 दिया है। सिर्फ यहाँ पर इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होता है। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जजेस का इम्पीचमेंट, लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड कहीं यूज़ नहीं हुआ है। वर्ड क्या यूज़ हुआ है? रिमूवल। इम्पीचमेंट कहाँ यूज़ हुआ है? सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। सो व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल? दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सिर्फ यही दो हैं, इनके अलावा कुछ भी आता है तो आंसर हो जाएगा गलत। आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का जो टॉपिक है लक्ष्मीकांत का, वहाँ से आया है। तो बात कर लेते हैं कि ये मिसबिहेवियर होता क्या है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है इसको, पर कोर्ट्स ने इसको क्लैरिफाई किया है। मिसबिहेवियर में क्या आता है? करप्शन, विलफुल मिसकॉन्डक्ट, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, मॉरल टर्पिट्यूड एंड विलफुल अब्यूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस। मिसबिहेवियर में क्या नहीं आता? दैट इज एरर ऑफ जजमेंट या फिर सिंपल नेग्लिजेंस। मतलब हाई थ्रेशोल्ड, ताकि जजेस को फ्रिवलेस प्रेशर से प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ लॉ गवर्निंग रिमूवल, कौन कौन से लॉज आते हैं? पहला आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, फिर आता है जजेस इंक्वायरी रूल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करना और रिमूवल को एक्सेप्शनली डिफिकल्ट बना देना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं इसका। स्टेज 1 में क्या होता है? मोशन। लोकसभा में मिनिमम 100 MPs और राज्यसभा में मिनिमम 50 MPs। मोशन स्पीकर या चेयरमैन को सबमिट करना होता है। सेकेंड स्टेज आता है एडमिशन का, विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज हमारा। इसमें स्पीकर या फिर चेयरमैन में वो चाहे तो एडमिट करें या फिर डिसअलाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मर्जी किसकी चलती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। अगर डिसअलाउ हो गया तो प्रोसेस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इफ़ डिसअलाउड प्रोसेस एंड्स इमीडिएटली। लेकिन अगर एडमिट कर लिया तो क्या होगा? तो थर्ड स्टेज आएगी, एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। 3 मेंबर की कमेटी होगी ये, जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। चार्जेस की डिटेल इंक्वायरी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट स्टेज आएगी पार्लियामेंट्री वोट। दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द लास्ट स्टेज विच इज़ द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। प्रेसिडेंट जज को रिमूव यहाँ पर कर देगा। अब सवाल आता है कि लूपहोल है कहाँ पर? लूपहोल आता है कि स्पीकर या चेयरमैन के पास अनचेक्ड पावर है, क्योंकि उसकी मर्जी होगी तो एडमिट होगा, मर्जी नहीं होगी तो एडमिट नहीं होगा। एडमिशन स्टेज पर ही मोशन रिजेक्ट कर सकते हैं। अब एक्ट में नो क्लियर क्राइटेरिया फॉर एडमिसिबिलिटी दिया हुआ है। रीजंस देने का कोई ऑब्लिगेशन भी यहाँ पर नहीं है। रिजेक्ट होने पर मोशन परमानेंटली लैप्स हो जाएगा और इंक्वायरी कभी स्टार्ट ही नहीं होती है। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि 100+ MPs भी इंक्वायरी ट्रिगर नहीं कर पाते और सीरियस एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाते। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली प्रोसेस ब्लॉक कर सकती है। सो व्हाई इज़ दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन स्पिरिट? क्यों है ऐसा? आर्टिकल 124 क्लॉज 5 पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज़ की? प्रोसीजर रेगुलेट करने की, इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ को अनेबल करने की। लेकिन ये पावर प्री इन्वेस्टिगेशन रिजेक्शन अलाउ नहीं करती। अब आप एक कॉन्ट्रास्ट देखो। कॉन्ट्रास्ट यही है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में स्पीकर रेजोल्यूशन ब्लॉक नहीं कर सकता। रेजोल्यूशन कैन नॉट बी ब्लॉक बाय द स्पीकर। सो ये अकाउंटेबिलिटी को कैसे वीकन कर रहा है? बाय दिस वीकन्स अकाउंटेबिलिटी। इन्वेस्टिगेशन एडमिशन के बाद ही होती है। स्पीकर यहाँ पर न्यूट्रल प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता है, एक स्टैट्यूटरी गेटकीपर बन जाता है। ही बिकम्स अ स्टैट्यूटरी गेटकीपर। डिसअलाउइंग मोशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को इल्यूशनरी बना देता है और अकाउंटेबिलिटी को पॉलिटिकल डिस्क्रिशन में बदल देता है। एग्जाम रेडी क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बना मैकेनिज्म अब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को कमज़ोर बना रहा है। व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड? सबसे पहले आप रिमूव करो किसको? स्पीकर की विटो पावर को। स्पीकर का विटो पावर रिमूव करो। MP थ्रेशोल्ड पूरा होते ही ऑटोमेटिक एडमिशन होना चाहिए। देन डिफाइन एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया इन लॉ। एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करो। क्लियर ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स, रिजेक्शन पर मैंडेटरी रिटन रीजंस होना चाहिए। देन यू मेक इंक्वायरी कमेटी कंपल्सरी। पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और बाद में मेरिट पर डिसीजन लिया जाएगा। देन जुडिशियल रिव्यू अलाउ करो। रिजेक्शन डिसीजंस को कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। एंड लास्ट हमारा आता है बैलेंस इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। फ्रिवलेस मोशन से जजेस को प्रोटेक्ट करो। सीरियस एलिगेशंस का इंक्वायरी इंश्योर करो। सो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन एकदम क्लियर है कि जब एक टफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक ही डिस्क्रिशनरी गेटकीपर ब्लॉक कर सके, यहाँ पर वो स्पीकर या चेयरमैन है यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो अकाउंटेबिलिटी का पर्पस ही हमारा फेल हो जाता है। नेक्स्ट एडिटोरियल है बिल्डिंग ब्रिजेस क्रॉस बॉर्डर CBDC पेमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स अंडर पेपर 3। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसका इशू समझते हैं। इशू एकदम क्लियर है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोच रहा है कि इंडिया के CBDC
यानी कि हमारा जो डिजिटल रुपी है उसको ब्रिक्स कंट्रीज़ के CBDCs के साथ क्या किया जाए, लिंक किया जाए। ये प्रपोजल 2026 ब्रिक्स समिट जो कि इंडिया होस्ट करेगा उसमें रखा जा सकता है। एम क्या है? एम क्लियर है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या हो, फास्टर हो, चीपर हो, सेफर हो और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जैसे कि स्विफ्ट वगैरह जो हैं उन पर ओवर डिपेंडेंस हमारा कम हो जाए। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कंट्रीज़ के बीच में पैसा भेजना ईजी और ट्रांसपेरेंट बनाना ही इसका एम है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, विच इज CBDC वर्सेस द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक करता है और इसको प्राइवेट कंपनीज करती हैं। यहाँ पे जो है सॉवरेन बैक्ड होता है ये, यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड होता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती। इसकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें यूज़ जो है पेमेंट्स के लिए किया जाता है और इसमें ज़्यादातर स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो ये नॉन इंटरेस्ट होता है और ये मार्केट ड्रिवन होता है। RBI का स्टैंड एकदम क्लियर है कि प्राइवेट क्रिप्टो रिस्की है। रिस्क किस चीज़ का? फ्रॉड का, वोलेटिलिटी का, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का। एंड CBDC पे कंट्रोल और ट्रस्ट है क्योंकि ये स्टेट बैक्ड है। सो वी आर सपोर्टिव ऑफ दिस बिकॉज दिस इज सॉवरेन बैक्ड और गवर्नमेंट बैक्ड। सवाल आता है कि वाई इंडिया डजंट नीड CBDC मच डोमेस्टिकली। इंडिया के पास ऑलरेडी UPI है जो कि फास्ट है, फ्री है, लो कॉस्ट है और मास अडॉप्शन ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक पेमेंट्स में CBDC UPI को बीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए CBDC का रियल वैल्यू इंटरनेशनल पेमेंट्स में ज़्यादा है, डोमेस्टिक यूज़ में इसका कम है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिकली हमारे पास क्या है? UPI है विच इज़ मच फास्टर, मच बेटर एंड फ्री। सो वाई क्रॉस बॉर्डर CBDC पेमेंट्स मैटर? क्यों मैटर करती हैं? बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड, मैनिपुलेशन मुश्किल हो जाएगा। देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना ईजी हो जाएगा। एफिशिएंसी, ट्रेडिशनल बैंकिंग के कंपैरिजन में फास्टर सेटलमेंट होगा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। देन सैंक्शंस वर्क अराउंड, रशिया, ईरान जैसे कंट्रीज जिनके पास स्विफ्ट एक्सेस लिमिटेड है उनके साथ ट्रेड पेमेंट्स हमारी पॉसिबल हो जाएंगी। एंड लास्टली स्टैंडर्डाइजेशन, अगर ब्रिक्स का कॉमन फ्रेमवर्क हो तो सिस्टम्स ईजिली बात कर पाएंगे, यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी भी देखने को हमें मिलेगी। मतलब ग्लोबल पेमेंट्स का नया क्लीन और एफिशिएंट रूट ये बन सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट दी स्ट्रेटेजिक एंड दी जियोपॉलिटिकल एंगल। अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़, US डॉलर पर एक्सेस डिपेंडेंस कम होगा, साउथ साउथ कोऑपरेशन स्ट्रांग होगा एंड इंडिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर बनने का मौका मिलेगा। सो व्हाट आर द रिस्क? रिस्क सिंपल है कि US का बैकलैश पॉसिबल है। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी हमें वार्न कर चुके हैं किस चीज़ के लिए? कि अगर ब्रिक्स डॉलर से दूर गया तो टैरिफ्स बढ़ सकते हैं। सो एडिशनल टैरिफ्स का हमें यहाँ पर रिस्क है एंड इंडिया पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। इसलिए मूव स्ट्रेटेजिक है लेकिन सेंसिटिव भी है। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट स्नैपशॉट। सबसे पहले कॉस्ट देख लेते हैं। US टैरिफ का रिस्क जैसा हमने अभी देखा, और दूसरा है पॉलिटिकल सिग्नलिंग का डेंजर। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स नाउ। क्लीन क्रॉस बॉर्डर मनी फ्लो होगा, पेमेंट सॉवरेनिटी देखने को मिल रही है, सैंक्शन से रेजिलियंस होगा, लॉन्ग टर्म ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में हमारा से होगा। सो ओवरऑल जजमेंट और असेसमेंट की बात करें तो अगर केयरफुली इंप्लीमेंट किया जाए तो बेनिफिट ज़्यादा हैं कॉस्ट से। सो बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? एकदम एग्जाम रेडी है, एज इट इज़ उठा के एग्जाम में डाल सकते हो आप। सबसे पहला है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, पहले लिमिटेड यूज़, फिर ट्रेड सेटलमेंट्स एंड रेमिटांसेस। देन स्ट्रॉन्ग AML और KYC डिज़ाइन। CBDC को लिंक करो किससे? टैक्स IDs से, नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम से। इलीगल फ्लोज को पहले स्टेज पर ही ब्लॉक कर दो। देन इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, ब्रिक्स के कॉमन प्रोटोकॉल्स, डी डॉलराइजेशन का एग्रेसिव नैरेटिव अवॉइड करो। देन डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, CBDC को एंटी डॉलर मूव के रूप में प्रेजेंट मत करो बल्कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म के तरीके से प्रोजेक्ट करो। देन आएगा हमारा साइबर सिक्योरिटी और प्रिवेसी सेफगार्ड्स, डेटा लीक्स और मिसयूज से प्रोटेक्शन देगा, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होगा, रेगुलेटरी ओवरसाइट होगी। लेवरेज UPI सक्सेस, इंडिया का UPI एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी, स्केल, गवर्नेंस वगैरह देता है जिससे हम CBDC आर्किटेक्चर एक्सपोर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस एडिटोरियल? क्रॉस बॉर्डर CBDCs का मतलब डॉलर छोड़ना नहीं है बल्कि ग्लोबल पेमेंट्स के लिए एक सेफर ट्रांसपेरेंट ब्रिज बनाना है और इंडिया को इस ब्रिज पर कॉशियसली लेकिन कॉन्फिडेंटली चलना होगा। नेक्स्ट विल डिस्कस लोअरिंग द एज ऑफ जुवेनिलिटी, व्हाई इट इज़ अ स्टेप बैक। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम हॉट टॉपिक है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। दिसंबर 2025 में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रपोज किया गया है। इस बिल का एम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में अमेंडमेंट। सवाल आता है कि प्रपोजल है क्या?
प्रपोजल है कि हीनियस ऑफेंसेस जो हैं जिनमें कि मिनिमम पनिशमेंट 7 साल या ज़्यादा की है, उसके लिए जुवेनिलिटी एज को 16 से घटाकर हम 14 कर दें, यानी कि फ्रॉम 16 वी गो टू 14 ईयर्स। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि अब 14 से 15 साल के बच्चे भी अडल्ट क्रिमिनल ट्रायल और अडल्ट प्रेजेंस का सामना कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे अभी तक जुवेनाइल सिस्टम में रहते थे उन्हें डायरेक्टली अडल्ट सिस्टम में डाला जा सकता है। सो व्हाट इज़ द करंट लीगल पोजीशन? जे एक्ट 2015। 2012 दिल्ली गैंगरेप केस के बाद जे एक्ट में बड़ा चेंज आया। क्या चेंज था? वो था ट्रांसफ़र सिस्टम। इसमें ट्रांसफ़र सिस्टम इंक्लूड हुआ। अभी क्या रूल है? अभी जो रूल है उसके हिसाब से 16 से 18 साल के बच्चे अगर हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन हो तो पहले जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। ये एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है किस चीज़ का? मेंटल कैपेसिटी का, कॉन्सिक्वेंसेस समझने की एबिलिटी का, एंड लास्टली ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस का। यानी कि ऑटोमेटिक ट्रायल उसके बाद डिसाइड होता है कि ये जुवेनाइल होगा या अडल्ट ट्रायल होगा। ये ऑटोमेटिक अडल्ट ट्रायल नहीं है, पहले इसमें असेसमेंट होता है। सो वाई लोअरिंग द एजेस प्रॉब्लमैटिक? ये प्रॉब्लमैटिक है क्यों? सबसे पहले एक फ्लॉड ट्रांसफ़र सिस्टम है। सबसे पहला इशू यही है कि असेसमेंट का साइंटिफिक बेस ही वीक है। कोई रिलायबल साइंटिफिक टूल नहीं है जो ये एक्यूरेटली बताए कि बच्चा अडल्ट लेवल मैच्योरिटी रखता है या नहीं रखता है। ऑफेंस के टाइम उसका मेंटल स्टेट क्या था? रियलिटी में डिसीजन डिपेंड करते हैं जज को बच्चा रिपेंटेंट लगा या नहीं लगा, उसने बोला कि एक्ट गलत है या नहीं है। ये सब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये फ्लॉड सिस्टम 14 साल के बच्चों तक एक्सटेंड कर दिया गया तो आर्बिट्रेरीनेस और इनजस्टिस और बढ़ेगी। छोटी एज में ही अडल्ट पनिशमेंट का रिस्क आ जाएगा। नॉट सपोर्टेड बाय डेटा। क्लेम किया जाता है कि छोटी एज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सीरियस क्राइम कर रहे हैं। डेटा इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करता। NCRB डेटा विच इज़ 2023 ये कहता है कि टोटल क्राइम्स में चिल्ड्रन ने कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ सिर्फ 0.5% किया है। CICS में 79% और सिर्फ 21% है जो बच्चे 16 साल से नीचे हैं, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो 14 से 16 साल वाला जो एज ग्रुप है यहाँ क्राइम ट्रेंड का ड्राइवर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इट इग्नोर्स द स्ट्रक्चरल वर्नरेबिलिटी। ज़्यादातर CICLs पॉवर्टी से आते हैं, निगलेक्ट, अब्यूज़, ब्रोकन स्कूलिंग का बैकग्राउंड होता है। ये बच्चे अक्सर विक्टिम्स भी होते हैं, सिर्फ ऑफेंडर नहीं होते हैं। तो जो खुद ही विक्टिम है उनको इस तरीके से ट्रीट करना ठीक नहीं होगा। जब स्टेट एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सोशल सपोर्ट फेल कर जाती है तब क्रिमिनलाइजेशन यहाँ पे देखने का मिलता है, यानी कि एक सिस्टमैटिक वेलफेयर फेलियर देखने को मिल रहा है। इसीलिए प्रॉब्लम बच्चों का नेचर नहीं है, सिस्टम का फेलियर है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ अडल्ट क्रिमिनल प्रोसेस। अडल्ट सिस्टम में जाने के बाद पढ़ाई छूट जाती है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और स्टिग्मा बढ़ जाता है, रीऑफेंडिंग का रिस्क हमारा बढ़ जाता है और ग्राउंड रियलिटी यही है कि बच्चे इलीगल पुलिस डिटेंशन फेस करते हैं एंड आर प्लेस्ड इन अडल्ट प्रेजेंस ऑल्सो। कभी कभी अडल्ट प्रेजेंस में भी डाल दिया जाता है। ये सब डिस्पाइट लीगल सेफगार्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम लीनियंसी नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशंस का फेलियर है। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स। जुवेनाइल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। फोकस शिफ्ट हो जाता है किस पे? रिफॉर्म से रिट्रीब्यूशन पर। इक्वालिटी बिफोर लॉ का इशू भी है, यानी कि बच्चों को अडल्ट जैसे ट्रीट करना उनके डेवलपमेंटल डिफरेंस को इग्नोर करता है। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? हमने देख लिया प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम देखने के बाद ऑब्वियसली सोल्यूशन की बात होगी, बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट नहीं करनी है, आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आएगा एज ऑफ जुवेनालिटी कम मत करो, चाइल्ड अडल्ट डिस्टिंक्शन मेंटेन रखो, जे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को फिक्स करो, इलीगल डिटेंशन, वीक मॉनिटरिंग वगैरह, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनाओ, ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स वगैरह। देन अर्ली इंटरवेंशन पर फोकस करो, फैमिली सपोर्ट, स्कूलिंग, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, रूट कॉजेज एड्रेस करो, पावर्टी, अब्यूज, सोशल एक्सक्लूजन एंड सीरियस ऑफेंसेस में भी रिहैबिलिटेशन फर्स्ट अप्रोच रखो, पनिशमेंट एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन एकदम क्लियर है कि जुवेनालिटी एज कम करना पब्लिक सेफ्टी को इम्प्रूव नहीं करता, ये चाइल्ड राइट्स को वीकन करता है, आर्बिट्रेरीनेस बढ़ाता है और सिस्टम की फेलियर्स का बर्डन वर्नरेबल बच्चों पर डाल देता है। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल इज व्हाई AI इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स मोर. So here we are talking about the infrastructure and not specifically the AI. सबसे पहले कोर आइडिया देख लेते हैं। AI लीडरशिप ऐप से या एल्गोरिथम से डिसाइड नहीं होती है, बल्कि इस बात से होती है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर किसके कंट्रोल में है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कंप्यूट पावर्स, यानी कि GPU, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, डेटास एंड मॉडल्स। जो कंट्री इन चीज़ों को कंट्रोल करती है वही इनोवेट करती है, रूल्स बनाती है और बाकी कंट्रीज़ को कंज्यूमर बना देती है। तो अगर हमें ग्लोबल लीडर बनना है तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाई दिस मैटर्स, हमने देख लिया क्या है, लेकिन क्यों है। इंडिया में AI पे डिस्कशन मोस्टली जो है चैटबॉट्स, ऑटोमेशन, AI ऐप्स वगैरह पर हो रहा है, वहीं तक लिमिटेड रह गया है अभी। लेकिन गवर्नमेंट का वाइट पेपर डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू AI इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस शिफ्ट करता है एप्लीकेशन से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। AI इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि कौन इनोवेट करेगा, कौन गवर्न करेगा और कौन सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बनकर रह जाएगा, पैसिव कंज्यूमर बनेगा। ये टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है बल्कि कॉम्पिटिटिवनेस का है, इंक्लूजन का है और डिजिटल सॉवरिनिटी का सवाल है। नेक्स्ट हमारा आता है AI इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी। जैसे पहले ग्रोथ के लिए रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर ग्रिड्स वगैरह बनते थे, ज़रूरी थे, वैसे ही अब AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। AI 2 लेयर्स हैं उसके। ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें रोड्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर ग्रिड्स और पब्लिक यूटिलिटीज़ आती हैं। AI में डेटा सेंटर्स, GPUs एंड कंप्यूट पावर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड डेटा सेट्स एंड मॉडल रिपोजिटरीज आती हैं। AI इंफ्रास्ट्रक्चर भी पब्लिक यूटिलिटी जैसा बन चुका है। नाउ AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके 2 लेयर्स हैं। पहला है फिजिकल, नेक्स्ट है डिजिटल। फिजिकल में आते हैं डेटा सेंटर्स, GPU, सुपर कंप्यूटर्स, एनर्जी एंड कूलिंग सिस्टम। डिजिटल में आता है डेटा सेट, AI मॉडल एंड गवर्नेंस एंड एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों लेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया का करंट इम्बैलेंस। इंडिया जनरेट करता है 20% ऑफ द ग्लोबल डेटा एंड 3% ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी। रिजल्ट सिंपल है कि इंडियन स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स फॉरेन AI प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। रिस्क किस चीज़ का है? स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस का, लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर का एंड डेटा एंड सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज़ का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी रिस्पॉन्स? गवर्नमेंट ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेटेजिक एसेट माना है। कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि इंडिया AI मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एंड एरावत। अब हम रोल देखेंगे किसका? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसका गोल है पावर को सेंट्रलाइज करना, एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करना, सेंट्रलाइज करना नहीं। एग्जाम्पल्स में आएंगे हमारे AI कोश, भाषिनी एंड TG डेक्स विच इज़ ट्रस्टेड डेटा एक्सचेंज, एक शेयर इंटरऑपरेबल AI इकोसिस्टम बनाना। देखो ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज़ द ग्लोबल रिस्क? AI कॉन्सेंट्रेशन। ग्लोबली एडवांस चिप्स, लार्ज स्केल कम्यूट, फ्रंटियर AI मॉडल सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज के पास हैं। इससे होता यह है कि हाई एंट्री बैरियर्स हो जाते हैं, मार्केट कंसंट्रेशन, टेक डिपेंडेंसी वगैरह देखने को मिलता है। इंडिया के लिए ये एक इकोनॉमिक रिस्क भी है और स्ट्रेटेजिक रिस्क भी। सॉवरेन बट नॉट आइसोलेशनिस्ट। वाइट पेपर ये नहीं कहता कि दुनिया जो इंडिया है वो दुनिया से कट ऑफ हो जाए। अप्रोच ये है कि क्रिटिकल AI सिस्टम पर सॉवरेन कंट्रोल हो, साथ ही में ग्लोबल कोलैबोरेशन हो। मतलब ग्लोबल कंपटीशन लेकिन बिना कंट्रोल लूज़ किए। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स देख लेते हैं। AI इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एनर्जी इंटेंसिव, बहुत वाटर इंटेंसिव है, यानी कि कूलिंग के लिए है। इसीलिए वाइट पेपर स्ट्रेस करता है किस चीज़ पर? एनर्जी एफिशिएंट चिप्स एंड आर्किटेक्चर पर, बेटर कूलिंग सिस्टम्स पर, रिन्यूएबल एनर्जी अलाइनमेंट पर। AI ग्रोथ एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, यही उसका की फोकस है। नाउ विल टॉक अबाउट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। सिर्फ स्टेट अकेला इतनी बड़ी AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकता। PPP की हेल्प लग सकती है। कहाँ पर PPP कहाँ हेल्प करेगा? रीजनल डेटा सेंटर्स में, सॉवरिन GPU क्लाउड्स में एंड बेटर एफिशिएंसी में। सो व्हाट इज़ द की कंडीशन? कि क्लियर गवर्नेंस, पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड्स, ये दोनों होने चाहिए। नाउ इंक्लूसिव AI अडॉप्शन। अभी AI अडॉप्शन फास्ट है IT, फाइनेंस, ई-कॉमर्स में, लेकिन स्लो है कहाँ पर? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज में। डेमोक्रेटाइज AI इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, रीजनल लैंग्वेज AI एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस टूल्स, ये सब देखने को मिलते हैं। AI सिर्फ एलीट टेक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। नॉट ट्रस्ट सेंट्रिक गवर्नेंस। AI एक्सेस होना चाहिए कैसा? ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड फेज्ड एंड मॉड्यूलर। इनोवेशन ग्रो करे लेकिन पब्लिक ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? AI इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल पब्लिक गुड ट्रीट करो, सॉवरेन कंप्यूट कैपेसिटी बढ़ाओ, DPI बेस्ड AI प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करो, PPP के थ्रू स्केल बिल्ड करो, एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन AI ग्रोथ इंश्योर करो, अफोर्डेबल AI एक्सेस करो, स्टार्टअप्स, अकेडमिशिया, स्टेट्स को बनाओ। नाउ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देखो, डेवलप करो,
फॉरेन एआई इकोसिस्टम डिपेंडेंस कम करो। देन व्हाट इज़ द कंक्लूजन? एआई का फ्यूचर ऐप से नहीं है, एक्सेस से डिसाइड होगा। जो कंट्रीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज और कंट्रोल करेगी वही इनोवेट और लीड करेगी। बाकी कंट्रीज एडवांस्ड ऐप्स के बावजूद डिपेंडेंट ही रह जाएगी। And now we come on the last editorial of today's newspaper, which is Trump Greenland Quest. Very important, आजकल ट्रम्प तो छाए हुए हैं न्यूज़पेपर में, एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर इशू की। सो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का पुश टैरिफ्स के प्रेशर के थ्रू हो रहा है। ईयू यूएस रिलेशंस को स्ट्रेन कर रहा है और नाटो यूनिटी को वीकन कर रहा है। ये सिर्फ ग्रीनलैंड का इशू नहीं है, बल्कि अलायंसेस, इंटरनेशनल नॉर्म्स और ट्रस्ट का क्राइसिस भी है। सवाल ये आता है कि वाई ग्रीनलैंड मैटर्स। ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक पोलर में लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए? यूएस मिलिट्री बेस के लिए, आर्कटिक शिपिंग रूट्स के लिए एंड एक्सेस टू रेयर अर्थ्स एंड रिसोर्सेज के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनमस टेरिटरी है और डेनमार्क के थ्रू नाटो सिक्योरिटी गारंटीज़ के अंडर आता है। मतलब ग्रीनलैंड पर प्रेशर मतलब नाटो अलाई पर प्रेशर। सो ट्रम्प ने किया क्या इसमें? ट्रम्प ने 8 यूरोपियन कंट्रीज़ पर 10% टैरिफ्स थ्रेटन किए। कौन कौन सी? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड फिनलैंड। वार्निंग क्या थी? वार्निंग थी कि जून तक टैरिफ्स 25% हो जाएंगे। रीज़न क्या है? कि यूरोप ने यूएस के ग्रीनलैंड कंट्रोल प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया। ट्रम्प का पब्लिक स्टेटमेंट आया, पब्लिकली क्लेम किया कि ग्रीनलैंड यूएस का हिस्सा वन वे और दी अदर बनेगा। सो वी वांट ग्रीनलैंड वन वे और दी अदर। ट्रेड को यूज़ करके टेरिटोरियल प्रेशर डाला गया। सो व्हाट वाज द यूरोपियन रिस्पॉन्स? डेनमार्क का क्लियर स्टैंड है कि यूरोप विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड। ईयू ने काउंटर स्टेप्स कंसिडर किए, 93 बिलियन यूरो का काउंटर टैरिफ पैकेज बना दिया। ना पॉसिबल यूज़ किया किसका? एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट का। यूएस इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, यूएस इन्वेस्टमेंट्स पर लिमिट लगाया गया एंड यूरोप में ऑपरेट कर रही यूएस कंपनीज को टारगेट किया गया। आयरनी यही है कि एसीआई ओरिजिनली चाइना के ट्रेड कोवर्जन के लिए बना था, अब यूएस के अगेंस्ट उसे होने की बात हो रही है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन ईयू यूएस इकोनॉमिक टाइज। ट्रेड में क्या है? ईयू जो है वो यूएस का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ईयू का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूरोप से 50% क्या आता है? यूएस का एफडीआई आता है। एंड रिस्क ये है कि टैरिफ वॉर ईयू को चाइना के और करीब ले जा सकता है। एस्केलेशन से दोनों साइड्स का इकोनॉमिक लॉस होगा। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन नाटो? ग्रीनलैंड नाटो के कनेक्टिव डिफेंस के अंडर आता है। यूएस जो है वो नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। नाटो कॉमन बजट का 15% वो कंट्रीब्यूट करता है। सो प्रॉब्लम यही है कि डेनमार्क जैसे अलाई को थ्रेटन करना आर्टिकल 5 की स्पिरिट को अंडरमाइन करता है, अलाइज के बीच मिसट्रस्ट क्रिएट करता है, वेस्टर्न यूनिटी को वीक करता है जब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी हाई है। अलायंस अंदर से ही क्रैक हो रहा है। Now, what is the public opinion? No support for the deal. Greenlanders 85% opposed joining the US. डेनमार्क के साथ रहना प्रेफर करते हैं। अमेरिकन्स 54% प्लस अपोज कर रहे हैं ग्रीनलैंड टेक ओवर को एंड पार्टी लाइन्स के अक्रॉस ऑपोजिशन देखने को मिल रही है। तो ना ही लोकल लेजिटिमेसी देखने को मिल रही है और ना ही डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट। वाई दिस इज़ अ बिग जियोपॉलिटिकल सिग्नल? ये मूव एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है कि ट्रेड को वेपनाइज करना फॉर द टेरिटोरियल गेन्स, अलायंस बेस्ड ऑर्डर को अंडरमाइन करना और इंटरनेशनल लॉ के बजाय रॉ पावर पॉलिटिक्स को एनकरेज करना। रूल बेस्ड ग्लोबल सिस्टम और ज़्यादा वीक होता जा रहा है। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? ईयू के लिए क्या है? ईयू को टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और अलायंस नॉर्म्स डिफेंड करने चाहिए। नाटो को इंटरनल ऑब्लिगेशंस और रेड लाइन्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। यूएस के लिए मल्टीलेटरलिज्म पर वापस आ जाओ और अलाइज के अगेंस्ट टैरिफ कोवर्जन अवॉइड करो। देन आर्कटिक गवर्नेंस के लिए रूल बेस्ड ऑर्डर हो। लोकल पॉपुलेशन के राइट्स को रिस्पेक्ट करो। इंडिया और बाकी लोगों के लिए क्लोजली ऑब्जर्व करो क्योंकि ये प्रेसिडेंट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्लियर है कि ट्रम्प का ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजी दिखाता है कि इकोनॉमिक कोवर्जन का यूज़ अलायंसेस को तोड़ सकता है, नाटो को वीकन कर सकता है, ईयू और यूएस रिलेशंस को डैमेज कर सकता है और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के ब्रेकडाउन को और तेज़ कर सकता है। और इसी के साथ हमारे द हिंदू के आज के सारे एडिटोरियल्स कवर होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक।